Hello बच्चों. So today we are going to discuss Big M method to solve LPP. Now in simplex method, what is a Big M method? Let me brief you. Big M method is nothing but it is a extended form of simplex method. Whenever we have given equation as a constraint or greater than equals to sign in constraint, it means we have to apply Big M method. Because in these two constraints, to make them equations, we have to introduce an artificial variable. तो जब भी artificial variable आपका इन्वॉल्व होगा सिंप्लेक्स मेथड में, that simplex method would become Big M method. Now what is this Big M? Big M method ये कहता है कि ठीक है, आप artificial variable इसमें इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है, बट if these are involved in your final solution, अगर आपके आर्टिफिशियल वेरिएबल फाइनल सॉल्यूशन में इन्वॉल्व रहते हैं, देन यू हैव टू पे अ वेरी बिग पेनल्टी और बिग अमाउंट. वही ये अमाउंट होता है बिग एम. सॉरी. बात आती है कि एम की वैल्यू कितनी हो सकती है. तो एम की वैल्यू जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपका कोफिशिएंट है लार्जेस्ट, उससे 100 टाइम्स तक हो सकती है. जैसे 5 है मैक्सिमम वैल्यू कोफिशिएंट की, तो ये 500 तक एज्यूम कर सकते हैं आप इसको, ठीक है. हालांकि कहीं एज्यूम करना नहीं पड़ता है, बट आई एम जस्ट ब्रीफिंग यू फॉर नॉलेज सेक. ओके. अब आर्टिफिशियल वेरिएबल क्यों इंक्लूड करते हैं हम? क्योंकि हमें अपनी सिंप्लेक्स टेबल स्टार्ट करनी होती है, ठीक है, बेसिस वेरिएबल फाइंड करने होते हैं, इसलिए हम आर्टिफिशियल वेरिएबल इन्वॉल्व करते हैं. एक बात और बताना चाहूँगा कि ग्राफिकल मेथड हमारा 2 ही वेरिएबल्स के लिए आपका यूज़ हो सकता है, जबकि 2 से ज़्यादा वेरिएबल के लिए हमें सिंप्लेक्स मेथड पर ही डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड आपका 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स में नहीं आप यूज़ कर सकते हैं. सो नाउ आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग स्लैक सरप्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, वी विल मॉडिफाई आवर एलपीपी लाइक दिस. यहाँ पे स्लैक वेरिएबल क्या है? स्लैक वेरिएबल वो होता है जिसको हम सबट्रैक्ट करते हैं जब लेस देन इनइक्वालिटी होती है. सॉरी, मैं गलत बोल गया. स्लैक वेरिएबल होता है जिसको हम ऐड करते हैं जब आपकी लेस देन इनइक्वालिटी होती है ना. तो यहाँ पर पहले वाली इक्वेशन में हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल इंक्लूड किया. इक्वेशन जब गिवन होगी, यहाँ ग्रेटर देन साइन था, तो यहाँ से हम एक घटाएंगे जो वेरिएबल. देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जो सफिक्स होता है यहाँ पे मैं कंस्ट्रेंट के नंबर पे डिपेंड करता है. जैसे मैंने यहाँ आर्टिफिशियल वेरिएबल लिखा तो उसके सफिक्स में 1 लिखा क्योंकि फर्स्ट कंस्ट्रेंट है. यहाँ मैंने एस इन्वॉल्व किया तो 2 लिखा उसमें क्योंकि सेकंड कंस्ट्रेंट में मैंने माइनस किया है. जब भी माइनस करोगे आप, ये कहलाता है सरप्लस वेरिएबल. तो जब भी सरप्लस वेरिएबल आएगा उसके साथ में एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ज़रूर आएगा. ओके. तो यहाँ पे आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल आया, यहाँ पे आया, और यहाँ पे कंस्ट्रेंट में आपने क्योंकि लेस देन था तो एक वेरिएबल ऐड किया जिसको हम स्लैक वेरिएबल बोलते हैं. इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं. फाइनली आपको ये लिखना ज़रूरी है कि जो आपने अपनी तरफ से इंक्लूड किए हैं स्लैक, सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल, वो भी सब नॉन नेगेटिव होंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होंगे. अब इनके कोफिशिएंट्स हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में. देखो स्लैक और सरप्लस वेरिएबल के तो हमेशा 0 0 रहते हैं, लेकिन ये जो आर्टिफिशियल वेरिएबल इंक्लूड किया है तुमने, इसके अगर मैक्सिमाइजेशन केस है तो -m, और अगर मिनिमाइजेशन केस होता तो +m. क्यों? क्योंकि पेनल्टी लगेगी अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल आपका बाहर नहीं निकलेगा फाइनल सॉल्यूशन में यहाँ पे. तो इसलिए -m मैक्सिमाइजेशन केस में, +m मिनिमाइजेशन केस में, ठीक है, ये ध्यान रखना आप. अब हमने फिर वैसे ही सिंप्लेक्स टेबल बनाई. बेसिस वेरिएबल का कॉलम पहला, फिर आपका कोफिशिएंट्स ऑफ बेसिस वेरिएबल, कांस्टेंट्स, फिर कोफिशिएंट्स. यहाँ देख सकते हो आप, हमेशा जब भी टेबल बनाओगे आर्टिफिशियल वेरिएबल लास्ट में रखना, ठीक है. तो यहाँ पे जब तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फाइंड करोगे तो वो आपकी देखो A1, A2 और S3 से बन रही है बेटा यहाँ पे. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल ना हो यहाँ पे तो हमारा तो स्टार्ट ही नहीं होगा सिंप्लेक्स मेथड, क्योंकि यहाँ बेसिस वेरिएबल ही नहीं मिल पाएंगे. तो अब आप शायद इस बात को समझ पाएँ कि आर्टिफिशियल वेरिएबल का क्या यूज़ है. एक्चुअली दीज आर जस्ट टूल्स टू स्टार्ट आर सिंप्लेक्स टेबल. ओके. इसके बाद फिर वही जैसे मैंने बताया था, डेल्टा जे फाइंड करना, CB इंटू एक्स जे करना है, -m इंटू 1, -m इंटू 1, 0 इंटू 2, इन तीनों का सम, ऊपर CJ में से इसको घटाना है, और 4 + 2m आ जाएगा.
इसके बाद ऐसे ये यहाँ पे निकाला, ठीक है, ऊपर CJ ज़रूर लिखना आप। इसके बाद फिर हमने देखा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है डेल्टा जे की, 4 + 2m है, ठीक है। तो ये इनकमिंग वेरिएबल हो गया। और फिर हमने एक सेकेंड, तो जैसे हमने 4 + 2m में मैक्सिमम डेल्टा जे देखा, फिर इसके बाद हमने इनकमिंग वेरिएबल क्योंकि x1 हो गया तो मैंने xb/x1 करके यहाँ पे मिनिमम रेशियो निकाला, 10/1, 1/1, 30/2। तो मिनिमम वैल्यू आपकी 1 आ रही है, इसलिए A2 आपका आउटगोइंग वेरिएबल हो गया। जैसे ही आर्टिफिशियल वेरिएबल आउटगोइंग हो जाए तो उसके कॉलम में कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, डैश लगा देना, ठीक है। ये केवल आर्टिफिशियल वेरिएबल पर ही लागू होगा नियम, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल के लिए कभी नहीं ऐसा करना, ठीक है। सॉरी। इसके बाद फिर से नई वैल्यूज़ निकाली, जैसे मैंने फार्मूला बताया था कि इसको तो की एलिमेंट को तो 1 बनाएंगे, तो 1 है ऑलरेडी, तो 1 से ही डिवाइड होगी पूरी रो, है ना, अनचेंज रहेगी। बाकी ये कोफिशिएंट्स आपके CB कॉलम में हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन से देखेंगे। A1 का कोफिशिएंट -m है, x1 का 4, s3 का 0 है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। बाकी ये सब चेंज होंगे कैसे, ओल्ड वैल्यू में से घटाएंगे इसके सामने की कॉलम में और की रो में जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करके और की एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे, तो जो भी आएगा उसको 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। इन दिस वे सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ली, जैसे मैंने पहली वाली प्रॉब्लम में आपको बताया था। अगर वो पहली प्रॉब्लम नहीं देखी है किसी ने और इसको देखना है तो पहले प्रीवियस जो प्रॉब्लम मैंने भेजी थी उसको देख लेना एक बार, ओके। फिर से अगेन वी फाउंड डेल्टा जे, हियर वी फाउंड द मैक्सिमम डेल्टा जे वैल्यू 9 + 2m, तो ये हो गया इनकमिंग वेरिएबल। फिर 9 / 2, 1 / -1, 28 / 5। नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू को भी इग्नोर करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आपकी आ गई 4.5, तो A1 अब बाहर हो जाएगा। तो A1 और A2 दोनों बाहर चले गए, इसलिए A1 के कॉलम में भी कोई कैलकुलेशन नहीं हुई। अगेन वी कैलकुलेटेड डेल्टा जे, दिस टाइम वी हैव गॉट ऑल डेल्टा जे 0 और नेगेटिव। तो मैक्सिमाइजेशन केस में जब डेल्टा जे नेगेटिव या 0 आ जाते हैं देन वी स्टॉप द प्रोसीजर ऑफ सिंप्लेक्स टेबल। तो हम कहेंगे यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव जो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो आ गया है। सो व्हाट इज़ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, x2 के सामने देखो 9/2 है, x1 के सामने 11/2 है। वी हैव रिटन हियर दैट दिस इज़ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्योंकि x3 यहाँ नहीं आया आपकी फाइनल टेबल में, दैट्स वाई इट वुड बी कंसिडर्ड एज 0. So in this way we apply Big M method. Big M method is nothing but it is also another form of simplex table where we have to introduce artificial variables. Thank you.